के बारे में, ठीक है। तो स्वेज लहर को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ अगर हम बात करें इस तरीके से जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा ये अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर जो सागर है वो कौन सा है, भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। और नीचे यहाँ का ये जो है कौन सा है, लाल सागर। यहाँ कौन सा था, लाल सागर। अब देखो यहाँ पर जो ये जो मिस्र देश है, इस मिस्र देश को यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर ये स्थलीय भाग है, कौन सा है, स्थलीय भाग था। और यहाँ से उत्तर में अगर हम बात करें, यहाँ से उत्तर में जो है ये कौन सा भाग है, ये जो भाग है ये कौन सा है, भूमध्य सागर। यहाँ जलीय भाग और ये भी जलीय भाग, बीच में था कौन सा, स्थलीय भाग था। तो इस स्थलीय भाग को जोड़ने के लिए मैं इसको जो है इसको बड़े रूप में यहाँ बना रहा हूँ। तो इसको के लिए यहाँ बात करें तो स्वेज लहर को यहाँ दिखाने में इसको बड़े रूप में यहाँ बनाते हैं। तो ये जो पूरा था यहाँ से इस तरीके से ये पूरा स्थलीय भाग था, और ये जो भाग है इसको, ये जो था पूरा यहाँ जो देश था उस देश का नाम था मिस्र देश। ये देश कौन सा था, मिस्र देश। और यहाँ आपको पता ही है कि ये जो सागर है उत्तर में, यहाँ ये जो सागर है ये कौन सागर है, भूमध्य सागर। ये सागर कौन सा है, भूमध्य सागर है। और यहाँ जो अगर हम बात करें, यहाँ ये भी एक जलीय भाग है। इसे हम बोलते हैं स्वेज की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी। और इधर जो है ये है अकावा की खाड़ी। अकावा की खाड़ी। और ये कौन सा उत्तर में, भूमध्य सागर। और ये जो सागरीय भाग दिखाई दे रहा है, इस सागरीय भाग को बोलते हैं, ये है लाल सागर। लाल सागर। अब देखो इधर ये स्वेज की खाड़ी है और ये कौन सी है, अकावा की खाड़ी। तो स्वेज की खाड़ी और अकावा की खाड़ी के बीच में अगर आप यहाँ देखें तो ये एक स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है। तो कोई भी जो स्थलीय भाग है जब तीन ओर जल से घिरा होता है तो उस स्थलीय भाग को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये जो है सिनाई प्रायद्वीप है, इसको क्या नाम देते हैं, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, ये है सिनाई प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप हो गया, ये तीन ओर से घिरा हुआ है। एक तरफ तो इसके पश्चिम की ओर तो है स्वेज की खाड़ी, और पूर्व की ओर कौन सी है, अकावा की खाड़ी, और दक्षिण में है लाल सागर। यहाँ क्या था, ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के यहाँ पर जो एक झील थी, उस झील का नाम है, ये झील है मंजाला झील। मंजाला झील। ये जो झील है कौन सी, मंजाला झील। यहाँ पर ये झील कौन सी है, यहाँ जो है ये दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मंजाला झील। यहाँ पर बीच में यहाँ दो झील थी। एक जो झील थी उत्तर में, उस झील का नाम है ग्रेट बिट्टर झील। इसे बोलते हैं ग्रेट बिट्टर झील। ग्रेट बिट्टर झील। और जो दक्षिण में जो झील थी
नाम का लिटिल बिटर झील। तो उत्तर में यहाँ ये भी एक जलीय भाग, इधर ये भी बीच में दो मध्य में जलीय भागों में दो झीलों के रूप में थे। एक तो ग्रेट बिटर झील था, एक था लिटिल बिटर झील। उसके बाद पुनः स्वेज की खाड़ी आई थी, यानी केरल ये जलीय भाग था। अगर यहाँ से इन दोनों जो जलीय भाग थे इनको जोड़ करके इस तरीके से जो है जोड़ करके एक नहर का निर्माण किया गया और इस नहर को यहाँ से इस तरीके से काट करके इसको जो है इसे एक जो है जलीय भाग में परिवर्तित कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ एक झील का निर्माण हो गया। उस झील को हम बोलते हैं स्वेज नहर। सॉरी, इस जो यहाँ पर जो झील है कौन सी नहर है, इस नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर को क्या बोलते हैं स्वेज नहर। ठीक है। अब देखो, अब स्वेज नहर के बनने से क्या हुआ कि ये पूरा जो लाल सागर का जो भाग है वो भूमध्य सागर से क्या हुआ कनेक्ट हो गया आपस में। और इस झील जो नहर है, इस नहर के या मंजाला झील है, इस मंजाला झील के उत्तर में यहाँ पर जो है एक पत्थर है, उस पत्थर का निर्माण किया गया जिसे हम बोलते हैं पोर्ट सईद पत्थर। क्या बोलते हैं? पोर्ट सईद पत्थर। इसका नाम क्या है? पोर्ट सईद, या आप इसी को बोलते हैं हिंदी में सईद। भूमध्य सागर और भूमध्य सागर में जो है यहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर का नाम है पोर्ट सईद, या इसी को बोलती है सईद पत्थर। कौन सा है? सईद पत्थर। यहाँ दक्षिण में यहाँ जो पत्थर है जो लाल सागर की ओर है, यहाँ जो पत्थर है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट स्वेज, या हिंदी में बोलते हैं इसको स्वेज पत्थर। इसे बोला जाता है स्वेज पत्थर। क्या होते हैं? स्वेज पत्थर। अब देखो, ये पूछा जाए कि जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। दक्षिण में कौन सा है? लाल सागर। उसके बाद उत्तर में ये पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा पत्थर है? तो सईद पत्थर। और दक्षिण में जो पत्थर है उसका नाम क्या है? स्वेज पत्थर। अब हम इसकी जो बेसिक चीजें हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है, यानी ये पूछा है कि इस नहर का जो निर्माण है वो हुआ था 1869 ईस्वी। और इसके निर्माण का उद्देश्य ये था कि पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, अगर उनका व्यापार भारत या दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है उनके साथ में अगर व्यापार होता था तो पहले वो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके आते थे, तो वो बहुत लंबा पड़ता था। इस को कम करने के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हुई यहाँ पर जो नहर बनाई थी उस नहर का नाम क्या था? स्वेज नहर। उसके बाद अगर हम बात करें इस नहर की कुल लंबाई, यानी लंबाई को बात करें तो इस नहर की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। कितनी है? 160 किलोमीटर। उसके बाद ये पूछ रहता है कि ये जो नहर है, इस नहर की औसत गहराई, यानी औसत जो गहराई है, औसत गहराई, तो औसत जो गहराई है वो 11 से लेकर के 15 किलोमीटर। कितनी है? 11 से 15 किलोमीटर। उसके बाद ये पूछा है इस नहर का जो निर्माण है, यानी निर्माता कौन है? निर्माता, तो इसके निर्माता है फर्डिनांड। कौन है? फर्डिनांड। इनका जो पूरा नाम है फर्डिनांड डी लेसेप्स। क्या होते हैं? फर्डिनांड डी लेसेप्स। इनके द्वारा जो है इस नहर को बनाने का सुझाव दिया गया, या कह सकते हैं इनके द्वारा जो है इस नहर का निर्माण किया गया, या इनको निर्माता या इनको निर्माता किया। यहाँ सब लोग वास्तुकार। क्या होते हैं? वास्तुकार। तो इस नहर के जो वास्तुकार है कौन है? फर्डिनांड डी लेसेप्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो राष्ट्रीयकरण है इस नहर का राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956।
कब किया था? 1956। वर्तमान में ये पूछा जाए ये जो नहर है ये नहर कौन से देश में है? तो ध्यान रखना ये वर्तमान में जो नहर है ये कौन से देश में है? मिस्र। कौन से देश में है? मिस्र देश में है। उसके बाद अगर हम बात करें ये पूछा जाए बेसिक चीज है कि ये जो नहर है इस नहर से लगभग जो है एक दिन में जो जहाज गुजरते हैं वो लगभग एक दिन में पानी के जहाज यहाँ से गुजरते हैं 100। कितने? 100 पानी के जहाज गुजरते हैं और इसमें एक जहाज को गुजरने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निर्माण कब हुआ था इसका? 1869 में। उसके बाद लंबाई कितनी होगी इसकी? 160 किलोमीटर। इसकी औसत गहराई कितनी हो गई? 11 से 15 किलोमीटर। इसके जो वास्तुकार है कौन है? फर्डिनांड डी लेसर्स। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। कब हुआ? 1956 में। ये इसकी जो है बेसिक चीजें या ये है कि यहाँ से प्रतिदिन यहाँ से लगभग 100 जलयान गुजरते हैं और एक जलयान को गुजरने में लगभग कितना समय लगता है? 10 मिनट लगता है। ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ पूरी वो कि किस तरीके से। देखो यहाँ पर उत्तर में कौन सा था? भूमध्य सागर। दक्षिण में कौन सा है? लाल सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए जो नहर बनाई गई थी उस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। तो इस स्वेज नहर का निर्माण करने के लिए इसमें 3 झीलों का प्रयोग, 3 झीलों के पानी को प्रयोग में लिया था। एक तो है उत्तर में यहाँ बंजारा झील। कौन सी है? बंजारा झील। बंजारा झील के बाद एक यहाँ झील थी कौन सी? ग्रेट बिटर झील। उसके बाद थी लिटिल बिटर झील। तो इनके पानी को आपस में जोड़ते हुए इधर जो है सिनाई प्रायद्वीप और जो मिस्र है इस मिस्र के भाग को यहाँ से काटते हुए एक नहर बनाई गई थी। कौन सी? स्वेज नहर। और स्वेज नहर के इधर पूर्व की ओर जो प्रायद्वीप है उसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। और यहाँ जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है सकरा जो भाग है, सकरा जलीय भाग, जिसको बोलते हैं खाड़ी और खाड़ी का नाम है स्वेज की खाड़ी। इधर जो है यहाँ पर जो खाड़ी है वो कौन सी है? अकावा की खाड़ी। और अकावा की खाड़ी से दक्षिण की ओर जो सागर है यहाँ पर इसका नाम है लाल सागर। तो पहला जो क्वेश्चन जहाँ इसमें से बनता है कि पहले कौन कौन से सागरों को जोड़ती है? तो 2 सागर होती है, तो इसको भूमध्य सागर को लाल सागर से जानेगा। उत्तर में जो है कौन सा है? भूमध्य सागर। और दक्षिण में कौन सा है? लाल सागर। इसके बाद से पत्थरों को लेकर के क्वेश्चन बनता है। तो इसके उत्तर में जो पत्थर है उसका नाम है कोट सईद या जिसको बोलते हैं शहीद पत्थर। और दक्षिण में जो पत्थर है उस दक्षिण के पत्थर का नाम है कोट स्वेज या जिसको बोलते हैं स्वेज पत्थर।